नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर गोल्स में आप सबों का स्वागत है। ये है खाकी वर्दी का जुनून बैच। मैं हूँ आपका दोस्त विजय और मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैथमेटिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम और ये नंबर सिस्टम का दूसरा क्लास है। दोस्तों, नंबर सिस्टम के पहले क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़े थे, डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स के बारे में जाने थे और कुछ डिविजिबिलिटी रूल भी सीखे थे। आज हम लोग कुछ और डिविजिबिलिटी रूल को पढ़ेंगे और आगे के बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उस पर क्वेश्चंस भी करते जाएंगे। ठीक है, तो ये आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। नंबर सिस्टम को बहुत ही बेसिक से एडवांस तक हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को के लास्ट तक बने रहिए। ठीक है दोस्तों, अगर आप झारखंड में किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी फॉर गोल्स टीम के साथ जुड़े, जहां से आपको अच्छे कंटेंट और अच्छे गाइडेंस मिलेंगे। और अगर आप एसएससी सीजीएल जेएसएससी सीजीएल के लिए फ्री मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो ये स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे हर संडे 8 बजे के बाद अवेलेबल है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जो भी सीएस कैंडिडेट्स हैं जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और अपने तैयारी का एवेल्यूएशन करना चाहते हैं तो वो स्टडी फॉर गोल्स के द्वारा जो फुल लेंथ टेस्ट बनाया गया है उसको ज़रूर दें। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। नंबर सिस्टम में आज हम लोग डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। कुछ डिविजिबिलिटी रूल जो है हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, आज हम लोग उसको रिवीजन करेंगे और बहुत सारे डिविजिबिलिटी रूल को भी जानेंगे। ठीक है, तो हम लोग पिछले क्लास में डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग सीखे थे कि 2 से कोई संख्या कब विभाजित होगी, जब उसके यूनिट डिजिट पे 0 या फिर कोई भी सम संख्या हो, इवन नंबर हो। ठीक है, और 3 से डिविजिबिलिटी के लिए रूल था कि उसके जितने भी अंकों का योग है वो अगर 3 से डिविजिबल है तो वो 3 से डिविजिबल होगा। 4 से डिविजिबिलिटी के लिए रूल हम लोग पढ़े थे कि किसी भी संख्या के अंतिम के 2 अंक अगर 4 से डिविजिबल हो तो वो 4 से डिविजिबल होगा, या फिर अंतिम में 2 0 हो। 5 से डिविजिबिलिटी के लिए उसके यूनिट डिजिट में 0 या 5 होना चाहिए। ठीक है, 6 से डिविजिबिलिटी के लिए रूल था कि अगर कोई संख्या 3 और 2 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो वो 6 से भी डिवाइड होगा। 8 से डिविजिबिलिटी के लिए रूल था कि किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक अगर 8 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या जो है वो 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, या फिर उस संख्या के अंतिम में 3 0 है तो वो 8 से डिविजिबल होगा। और 9 से डिविजिबिलिटी के लिए रूल था कि उनके अंकों का योग, उस संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो रही है तो वो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। ठीक है, 10 के लिए तो काफ़ी इजी था कि उसके संख्या के अंत में 0 होना चाहिए। ठीक है, 11 से डिविजिबिलिटी के लिए हम लोग पढ़े थे कि अगर ऑड प्लेसेस पे जो अंक हैं और इवन प्लेसेस पे जो अंक हैं वो दोनों का अंतर अगर 0 या फिर 11 का मल्टीपल में आ रहा है तो फिर वो संख्या जो है 11 से डिविजिबल होगा। इसी तरह से 14 से 12 से अगर कोई डिविजिबिलिटी टेस्ट करना था हम लोग को तो 12 से करने के लिए क्या होगा, वो 4 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। 14 के लिए 7 और 2 दोनों से होना चाहिए। ठीक है, और 15 के लिए 5 और 3 दोनों से होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से हम लोग बहुत सारे डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़े थे पिछले क्लास में और आगे हम लोग बढ़ते हैं और भी कुछ डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे कि किसी भी संख्या, मतलब कोई भी संख्या 7, 13, 17, 19, 23, 29 ये सबसे कब डिविजिबल होगा, इसका क्या रूल है, इसके बारे में हम लोग आज विस्तृत रूप में जानेंगे। दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को रफ में लिख के बता रहा हूँ, इसका पीडीएफ नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, जो एकदम विस्तृत, जिसमें सारे फॉर्मूले भी रहेंगे, सारे कॉन्सेप्ट हिंदी और इंग्लिश में लिखे हुए होंगे। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझिए
और इसको रफ नोट बनाइए। मैं आप लोगों को PDF प्रोवाइड कर दूंगा, उसको देख के आप अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि 7 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या रूल है। हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और उससे समझते हैं कि 7 से भाज्यता के क्या नियम हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 3983। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो 7 से कोई भी संख्या विभाज्य है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसके यूनिट डिजिट इकाई अंक में हम लोग 5 से गुना करते हैं। ठीक है, और रिमेनिंग पार्ट में जोड़ देते हैं। 5 को 3 से गुना के 3 को 5 से गुना किए तो 15 आया, और ये रिमेनिंग पार्ट हो गया तो इसमें हम लोग जोड़ दिए। तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा मेरे पास 8 5 13 9 और 1 10 1 11, और यहाँ पे 413 आ गया। ठीक है, अब क्या करें, अभी भी नहीं पता चल रहा है कि ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये 3 को फिर से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और हम लोग रिमेनिंग पार्ट में जोड़ देंगे। 5 दिया 15, ये आ गया 56। हम लोग जान रहे हैं कि 56 7 से डिविजिबल है, तो ये पूरी संख्या 3983 जो है 7 से डिविजिबल होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, यूनिट डिजिट पे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और रिमेनिंग पार्ट में जोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या 13 से डिविजिबल है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। 14131। ठीक है, तो इसके यूनिट डिजिट में हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और रिमेनिंग पार्ट में हम लोग जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पे हमारे आ रहा है 17। ठीक है, अब अभी भी पता नहीं चल रहा है, तो फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके रिमेनिंग पार्ट में जोड़ देंगे 28। तो ये आ जाएगा मेरे पास, ये 13 से डिविजिबल है। लेकिन अगर आपको अभी भी नहीं पता चल रहा है तो इसको फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 9 36 और इसमें जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, 52 आ रहा है। क्लियरली पता चल रहा है कि 13 जो है 52 को डिवाइड करता है। तो ये पूरी संख्या जो है 14131 जो है वो 13 से डिविजिबल होगा। तो ये तरीका हो गया कोई भी संख्या 13 से डिविजिबल है कि नहीं उसको चेक करने का। इसी तरह से हम लोग किसी संख्या को 17 से डिविजिबल है कि नहीं उसको चेक करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि ये कैसे होता है। तो 18479 ये कोई संख्या है। तो इसको क्या करना है कि ये जो 9 है इसको गुना करना है 12 से। ठीक है, ये कितना आ गया 108, और इसमें इसको जोड़ देना है। ठीक है, अब मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप लोग नोट्स के लिए चिंता ना करें, मैं आपको डिटेल नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग बस कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक है, इतना आ गया जोड़ने पे। अब इस पे हम लोग फिर से 12 से करते हैं, रिमेनिंग पार्ट में जोड़ते हैं। तो 195 पे 60 जोड़ते हैं, 60 जोड़ते हैं। तो ये कितना आ गया मेरा 5 9 6 15 255, और फिर इसको 12 से गुना कर देते हैं। तो ये हो गया 25, 25 में से 60 जोड़ेंगे तो 85 आ गया, जो कि 17 से डिविजिबल है। मीन्स ये पूरी संख्या जो है 17 से डिविजिबल होगा। तो ये तरीका हो गया कोई भी संख्या 17 से डिविजिबल है कि नहीं उसको चेक करने के लिए। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि कोई संख्या 19 से डिविजिबल है कि नहीं उसको चेक करेंगे। तो कैसे चेक करेंगे, इसको भी एग्जाम्पल के ज़रिए हम लोग समझते हैं। ठीक है, 109763। तो इसके यूनिट डिजिट को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और रिमेनिंग में जोड़ देंगे। फिर इसके यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और रिमेनिंग में जोड़ देंगे। ये रिमेनिंग हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4 आया था। ठीक है, तो ये आ गया 1102। फिर इसके रिमेनिंग में 2 से गुना करेंगे और इसके यूनिट में 2 से गुना करेंगे और रिमेनिंग में जोड़ देंगे। तो रिमेनिंग में जोड़ने पे ये कितना आ गया 114। 114 19 से डिविजिबल है, तो ये पूरी संख्या जो है 19 से डिविजिबल होगी। इसी तरह से हम लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या 23 से डिविजिबल है कि नहीं। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं।
37971। देखो इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है, इसके लिए क्या ट्रिक है कि यूनिट डिजिट में जो भी अंक है उसको जो हम लोग 7 से गुना करेंगे और बाकी बचे हुए पार्ट में उसको ऐड कर देंगे। तो 7 गुना 1 7 हुआ, इसको ऐड किए तो ये हो गया हमारा 4083। अब इसके 4 को फिर से हम लोग गुना करेंगे और इसको हम लोग इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये आ गया मेरा 408। फिर इसको 7 से गुना करेंगे, 40 और 38 56, ये आ गया 96। 96 23 से डिविजिबल है, मीन्स ये संख्या जो है पूरा 23 से डिविजिबल होगा। तो ये तरीका हो गया कोई भी संख्या 23 से डिविजिबल है कि नहीं उसको चेक करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कोई संख्या 29 से डिविजिबल है कि नहीं। 29 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। टू 5 4 3 3, इसके यूनिट डिजिट में हम लोग 3 से गुना करेंगे और रिमेनिंग पार्ट में हम लोग जोड़ देंगे। तो ये आ जाएगा 2 5 5 2। फिर इसके रिमेनिंग पार्ट में 3 से गुना करेंगे और इसके यूनिट डिजिट को 3 से गुना करेंगे और रिमेनिंग पार्ट में जोड़ देंगे। डिविजिबल है 29 से, इसीलिए ये पूरी संख्या जो है 29 से डिविजिबल होगी। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट कि कोई भी नंबर जो है वो 7 13 17 19 23 और 29 से डिविजिबल है कि नहीं वो चेक करने का तरीका, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये 23 से और 29 से डिविजिबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन जो एसएससी में आया हुआ है उसको करते हैं और समझते हैं कॉन्सेप्ट को। x के किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या 9891876x2 72 से विभाज्य है, ठीक है। तो कोई भी संख्या अगर 72 से विभाज्य है तो 8 और 9 से भी विभाज्य होगा, क्योंकि ये दोनों इसके गुणनखंड है। अगर ये संख्या से वो विभाज्य है तो उसके गुणनखंड से भी होंगे, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि 9 से कोई भी संख्या अगर विभाज्य होगा तो उनके अंकों का योग है वो 9 से विभाज्य होगा, है ना। तो हम लोग उनके अंकों के योग को लिखते हैं और जानते हैं कितना आ रहा है। ये कितना आ रहा है, ये 33 प्लस एक्स आ रहा है, ठीक है। तो ये 33 प्लस एक्स के किस वैल्यू के लिए 9 से डिविजिबल होगा। एक्स का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो नहीं होगा, 1 रखते हैं नहीं होगा, 2 रखते हैं नहीं होगा, 3 रखते हैं तो ये 36 आता है और वो 36 जो है वो 9 से डिविजिबल है। तो ये एक्स का क्या वैल्यू होगा, एक्स का वैल्यू 3 होगा। 3 है क्या ऑप्शन में है, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करते हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो क्रमागत संख्याओं का योग। क्रमागत संख्याएं क्या होता है, जो एक क्रम में आगे बढ़ता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे जो आगे बढ़ रहे हैं, या फिर 2 4 6 8 ऐसे। तो एक क्रम है कि 1 2 के अंतर में बढ़ रहे हैं, 1 1 के अंतर में बढ़ रहे हैं, या फिर 3 के अंतर में 3 6 9 12। तो ये सारे क्रमागत संख्याएं हो गए, ठीक है। क्रमागत सम संख्याएं, क्रमागत विषम संख्याएं, क्रमागत अभाज्य संख्याएं, इस तरह से। तो अगर क्रमागत संख्याओं का योग हम लोग को ज्ञात करना हो या फिर उनके पदों की संख्या ज्ञात करना हो तो इसके लिए एक बेसिक सा फॉर्मूला है जिसको हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग कुछ प्रश्नों को करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग कुल पदों की संख्या ज्ञात करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला है अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या डिवाइडेड बाय सार्वंतर। सार्वंतर है हमारा कॉमन डिफरेंस।
कॉमन डिफरेंस होता है कोई भी कंजिक्यूटिव नंबर, जैसे 28, 30, 32 है तो 30 में से 28 को घटाएंगे या फिर 32 में से 30 को घटाएंगे, जितना आएगा उसी को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, सार्वंतर बोलते हैं। ठीक है, और सभी पदों का योग होता है अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2 गुना n। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे तो हम लोग पदों की संख्या को जान रहे हैं, इसीलिए सभी पदों का योग क्या होगा, 60 प्लस 1 बटे 2 गुना 60। ठीक है, तो ये तो बहुत ही इजी है, 30 बार में कट गया और 61 गुना 30 1830 इसका आंसर हो गया। तो इसमें हम लोग पदों की संख्या, अगर इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं तो ये पदों की संख्या कितना आ जाएगा, तो पदों की संख्या के लिए हमारे पास फॉर्मूला है अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या डिवाइडेड बाय सार्वंतर जो कि 2 है प्लस 1। तो ये कितना आ रहा है 52/2, 52/2 हो गया 26 और 1 27, तो इसमें 27 पद कुछ कुल है। योग ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, अंतिम संख्या में प्रथम संख्या को जोड़ते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, पदों का योग गुना 27 से फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, और इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 54 गुना 27, 54 गुना 27 आता है हमारा 1458। तो ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो ठीक बीच वाली सम संख्या क्या होगी, तो बीच वाली सम संख्या, बीच की संख्या अगर निकालनी हो तो हम लोग योग को नंबर से डिवाइड कर देते हैं, तो बीच की संख्या जो हो जाएगी, लेकिन ये केवल जब नंबर ऑफ टर्म्स मतलब पदों की संख्या विषम संख्या हो तब बीच की संख्या ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला है। 24/3 8 हो जाएगी बीच की संख्या। ठीक है, यदि n क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना हो तो ठीक बीच वाली संख्या होती है योग बटे नंबर, परंतु यहाँ n क्या होना चाहिए, 3 से शुरू होने वाली कोई विषम संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, तो सबसे छोटी सम संख्या, तो हम लोग पहले बीच की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। बीच की संख्या क्या हो जाएगी 80/5 मतलब 16। ठीक है, तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, ये बीच की संख्या होगी, टोटल 5 है तो इधर 2 होंगे और इधर 2 होंगे, तो ये हो जाएंगे 14, 12, 18 और 20। ठीक है, तो सबसे छोटी क्या हो गया 12 हो गया, 12 मेरा आंसर हो गया। इसी तरह से 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग हम लोग को ज्ञात करना है, क्रमागत विषम संख्याओं का योग को दिया है और सबसे छोटी विषम संख्या को ज्ञात करने के लिए हम लोग को बोला गया है। ठीक है, तो हम लोग बीच की संख्या निकाल लेंगे, बीच की संख्या 145/5। ठीक है, जो कि आ जाएगा 29। हम लोग जाने 29 आ गया बीच में, इसके आगे 2 आगे होंगे 2 पीछे होंगे। ठीक है, 2 के अंतर में होते हैं विषम संख्याएं, तो ये 27 हो गया, ये 25 हो गया, इधर आगे क्या हो जाएगा 31 और 33, सबसे छोटी क्या है 25 हमारा आंसर हो गया। कितना आसान है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है और क्वेश्चंस को सेकंडों में हल करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, ये रिमाइंडर थ्योरम है जिसको हम लोग शेषफल प्रमेय भी बोलते हैं। ठीक है, मान लिया जाए कि 19 को हम लोग को 6 से भाग देना है, तो ये 3 बार में लगेगा 18 और 1 शेष बचेगा। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है, इसको हम लोग बोलते हैं, जिससे हम लोग भाग देते हैं उसको बोलते हैं डिवीज़र यानी भाजक, जिसको भाग देते हैं उसको डिविडेंड बोलते हैं और भाज्य होता है, और जो हमारा यहाँ भागफल जितने बार में भाग दे रहे हैं वो हमारा भागफल या फिर कोसेंट आया, और जो हमारा शेष बच जाता है ये हो गया। ठीक है, तो इसके लिए रूल क्या होता है कि डिविडेंड मीन्स भाज्य इक्वल टू भाजक गुना भागफल प्लस शेष।
ठीक है, इसको एकदम हमेशा दिमाग में रखना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि भागफल की योगफल 307 से पूरी तरह से भाज्य हो जाए। ठीक है, तो इसको हम लोग को क्या करना है, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। हम लोग जानते हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होती है, 9999। ठीक है, तो ये इसको अब हम लोग 307 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में लगेगा, कितना आ जाएगा 921। हमारे पास कितना बच रहा है 8 7 0 हो जाएगा ये 2, फिर 2 बार में लगा रहे हैं 4 1 6 5। कैलकुलेशन को फास्ट करना है, फास्ट करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। ये हमारा शेष बच रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे कि वो 307 से डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली, इसमें क्या जोड़ेंगे, तो उसके लिए हमको 307 में से इसको घटाना होगा। घटाने पे कितना आ रहा है 132 आ रहा है। 132 अगर हम इसमें 175 में जोड़ेंगे तो 307 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो हम लोग के पास जो संख्या अभिष्ट संख्या मतलब रिक्वायर्ड नंबर जो हम लोग के पास है वो क्या हो जाएगा 132 हो जाएगा। ये रिमाइंडर थ्योरम का ही क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस आप बेसिक चीज़ों को समझिए और क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कीजिए। अब क्वेश्चन है, इसको करते हैं हम लोग। ठीक है, जब किसी संख्या को 102 से भाग दिया जाता है तब शेष 87 बचता है। अगर उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचेगा, इसको ज्ञात करना है। मान लीजिए कि 102 से डी को भाग देना है और ये क्यू टाइम्स में लग रहा है और उसके बाद हमारे पास 87 शेष बच रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि भाज्य इक्वल टू भाजक गुना भागफल प्लस शेष। ठीक है, ये हमारा भाज्य आ गया। ठीक है, 102 से भाग देने पे ये हमारा भाज्य था। तो इसमें अगर हम 17 से भाग देते तो शेष कितना बचेगा, 17 से अगर हम इसमें भाग दे रहे हैं तो ये तो कट जाएगा। ठीक है, 17 छक दो तल से होता है, 102 कट जाएगा पूरा। 102 का मल्टीपल में कोई भी नंबर आएगा कट जाएगा। और 17 से अगर हम 87 को भाग देते हैं तो शेष कितना हो जाएगा, 17 बजे 85 और रिमाइंडर हमारे पास कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। ठीक है, कितना आसान था। ठीक है, एक और इस तरह का क्वेश्चन को करने के लिए एक और तरीका है। जो हमारा शेष बच रहा है और जो हमारा दूसरा भाजक होगा उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जो रिमाइंडर आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है कि किसी संख्या को 36 से भाग देने पे शेषफल 19 आता है, तदनुसार उसी संख्या को 12 से भाग देने पे शेषफल कितना आएगा। तो हम लोग जो शेष आ रहा है उसको जो दूसरा भाजक है उससे भाग दे देंगे और ये शेष कितना बच जाएगा हमारा 7 बच जाएगा, जो कि आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल पे पूछा गया है ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अब भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न को हम लोग देखते हैं। दोस्तों, किसी भी संख्या से भाग देने के लिए 2 तरीका होता है। एक होती है लंबी विधि और दूसरी होती है गुणनखंड विधि। ठीक है, लंबी विधि में हम लोग सिंपली 42 से भाग देते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि 47 27 को हम लोग को 42 से भाग देना है, तो इस लंबी विधि से 42 से भाग दे देंगे और यहाँ पे हम लोग शेषफल ज्ञात कर लेंगे। लेकिन एक और विधि होती है गुणनखंड विधि। ठीक है, गुणनखंड विधि में हम लोग क्या करते हैं कि जिससे हम लोग को भाग देना होता है उसके फैक्टर्स को हम लोग उसके प्राइम फैक्टर्स को निकालते हैं और प्राइम फैक्टर से बारी बारी भाग देते हैं उसको और हम लोग यहाँ पे उससे शेष ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो हम लोग गुणनखंड विधि को समझते हैं और गुणनखंड विधि को समझ के किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कैसे सॉल्व किया जाता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। मान लीजिए कि 47 27 को हम लोग को भाग देना है 42 से, तो 42 से ना भाग देकर हम लोग क्या करेंगे उसके गुणनखंड से उसको भाग देंगे बारी बारी से। इसके गुणनखंड अगर हम लोग 42 को लिखेंगे, 42 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 7 देती है 6 7 42। ठीक है, तो अगर हम लोग गुणनखंड विधि से कैसे भाग दिया जाता है इसको हम लोग समझते हैं। 2 से 47 27 को भाग दिए, 23 63 बार आया हमारे पास और एक शेष बचा। ठीक है,
अब इसी को हम लोग फिर दूसरे गुणनखंड से भाग देते हैं। 3 से भाग दिए, 3 से भाग देने के पास हमारे पास भागफल जो आया वो कितना आ रहा है 787, और शेषफल हमारे पास 2 बच रहा है। फिर उसको 7 से भाग देते हैं, भागफल इतना आया, शेष हमारे पास इतना बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये सब हो गया भाजक, जो गुणनखंड है वो भाजक हो गए, ये हो गए हमारे शेष। ठीक है, और ये सब जो आ रहे हैं वो भागफल है। ठीक है, तो यहाँ पे पूर्ण शेष ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि पूर्ण शेष हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। पूर्ण शेष ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष गुना प्रथम भाजक, प्रथम शेष द्वितीय शेष गुना प्रथम भाजक 2 है, प्लस तृतीय शेष गुना प्रथम भाजक गुना द्वितीय भाजक। ठीक है, तृतीय शेष गुना प्रथम भाजक गुना द्वितीय शेष। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करने पे हम लोग जो शेष प्राप्त करेंगे वो 23 होगा, और ये हो गया मेरा गुणनखंड विधि। इसके लिए फॉर्मूला है जो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख दिया हूँ। ये गुणनखंड विधि का फॉर्मूला है। पूर्ण शेष ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष गुना प्रथम भाजक प्लस तृतीय शेष गुना प्रथम भाजक प्लस द्वितीय भाजक गुना द्वितीय भाजक। अगर मान लीजिए चतुर्थ शेष होता तो चतुर्थ शेष गुना प्रथम भाजक गुना द्वितीय भाजक गुना तृतीय भाजक, ऐसे ऐसे आते ही रहता है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं जो गुणनखंड विधि से आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है कि किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 बचता है। जब उसी संख्या को 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है। यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। देखो 6 से ना भाग देके उसके गुणनखंड से हम लोग भाग दिए हैं, उसके 3 और 2 से भाग दिए हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग गुणनखंड विधि से आसानी से कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारा प्रथम भाजक हो गया, ये प्रथम शेष हो गया, ये हमारा द्वितीय भाजक हो गया, ये द्वितीय शेष हो गया। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष। द्वितीय शेष हमारे पास कितना बच रहा है 1 गुना प्रथम भाजक। प्रथम भाजक कितना है 3 है, तो इसका आंसर कितना होगा 1 + 3 4। कितना आसानी से सॉल्व हो गया ना गुणनखंड विधि से। तो इसी तरह का क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। एक संख्या को क्रम से 2, 3 और 7 अंक से विभाजित करने पे 1, 1, 6 शेष बचता है। संख्या 42 से विभाजित करने पे शेष क्या होगा। तो देखो देखा जाए तो 42 के गुणनखंड जो है वो 2 गुना 3 गुना 7 है, और 42 से ना भाग दे के हम लोग उसके गुणनखंडों से भाग दे रहे हैं। ठीक है, गुणनखंडों से भाग दे रहे हैं। इसको भी हम लोग गुणनखंड विधि से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। गुणनखंड विधि से हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए ये हो गया प्रथम भाजक, ये हो गया द्वितीय भाजक, और ये हो गया तृतीय भाजक। ये प्रथम शेष, द्वितीय शेष, और ये हो गया तृतीय शेष। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष गुना प्रथम भाजक प्लस तृतीय शेष गुना प्रथम भाजक गुना द्वितीय भाजक। तो ये सॉल्व करने पे कितना आ रहा है 12, 12 × 36 39, 39 हमारा आंसर हो गया। कितना आसानी से सॉल्व करें, बस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझिए, क्वेश्चन सेकंडों में सॉल्व होंगे। ये तो हम आप लोगों को समझाने के लिए स्लो मैनर में कर रहा हूँ, नहीं तो मेरा कैलकुलेशन इतना फास्ट है कि मैं देख के इसको आंसर कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस विगत वर्षों में पूछे गए हैं, इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर n सम हो या विषम हो, कुछ भी हो, n जो है इसका घात है, पावर जो है, सम हो या विषम हो, x⁻⁻1 हमेशा x-1 से डिविजिबल होगा। ठीक है, और अगर n विषम हो तो x⁻n+1 जो है हमेशा x+1 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसका शेष हम लोग को ज्ञात करना है।
इसका शेष ज्ञात करना है कि इसको अगर हम लोग इससे डिवाइड करें तो शेष कितना होगा। तो 68 टू द पावर 88, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 68 टू द पावर 88 -1 + 1। हम लोग अपने मन से -1 और +1 कर दिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा हमारे अंश को, ठीक है। और ये नीचे 67 है तो इसको हम लोग 68 - 1 लिख सकते हैं। देखिए ये हमारा फॉर्मूला में आ गया, इस फॉर्मूले में आ गया, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको इससे डिवाइड करते हैं तो शेष कितना बच जाएगा, 1, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाय 67 होगा तो 67 शेष कितना आएगा मेरा, 1 आएगा। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन है 75 टू द पावर 65, ठीक है, +35 डिवाइडेड बाय 75 + 1 इसको लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 75 65। अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं, +1 कर देते हैं और ये +34 कर देते हैं और 75 + 1, चूँकि पावर जो है विषम संख्या है और इसके अकॉर्डिंग ये पूरा कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। हमारे पास बच जाएगा 34/76 और इसको भाग देने पे शेष कितना आ जाएगा हमारे पास, 34 शेष आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। एक और क्वेश्चन को करते हैं। इसको करने के लिए क्या करते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 85 टू द पावर 97 + 1 - 28। देखो इसको हम लोग वापस अगर सॉल्व करेंगे तो 27 आ जाएगा, -27 आ जाएगा। इसको डिवाइड करना है हम लोग को 86 से, 86 को हम लोग लिख सकते हैं 85 + 1, ठीक है। तो अगर मान लीजिए जाए ये संख्या इस संख्या को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा और यहाँ पे इसको अगर हम लोग इससे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास -28 बच रहा है। माइनस कभी भी रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, माइनस नहीं आ सकता है तो हम लोग क्या करेंगे, ये 86 में से 28 को घटाएंगे, जो आएगा वो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। इसको हमेशा दिमाग में रखना है कि रिमाइंडर को नेगेटिव में नहीं लाना है। अगर वो नेगेटिव में आ रहा है तो उस संख्या में से इसमें से उसको घटा देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सीखते हैं कि इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं। मान लीजिए कि कोई संख्या दी गई है, उसमें बहुत बड़े बड़े पावर दिए गए हैं, घात दिए गए हैं, या फिर बहुत सारी संख्याएं जो हैं आपस में गुना किए हुए हैं, तो उसके यूनिट डिजिट इकाई के अंक हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे उसके बारे में समझते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कुछ कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। देखिए कुछ नंबर हैं जिसको कितना बार भी गुना किया जाए वो वही नंबर आएगा यूनिट डिजिट पे, ठीक है। जैसे 0 को कितना बार भी गुना करें तो हम 0 ही आएगा, 1 को कितना बार भी गुना करेंगे उस 1 ही आएगा, और अगर 5 को कितना बार भी गुना करेंगे तो वो यूनिट डिजिट पे उसका 5 ही आएगा। 6 को कितना भी बार गुना करेंगे तो उसके यूनिट डिजिट पे 6 ही आएगा। तो ये बोल सकते हैं हम लोग कि 0156 का जो साइक्लिसिटी होता है, मतलब वो अपनी यूनिट डिजिट के अंक को दोहराता है, उसका साइक्लिसिटी 1 होता है, ठीक है। तो अगर 0156 पे पावर कितना भी डाल दें हम लोग, कितना बार भी उसको गुना कर दें, उसके यूनिट डिजिट यही रहेंगे, ठीक है। अब कुछ अंक हैं जिसका साइक्लिसिटी 2 है, जैसे 4 और 9, ठीक है। 4 को अगर हम लोग एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 4 पे पावर 2 बार 4 गुना 4 16, 16 का यूनिट डिजिट आता है 6, ठीक है। 4 को 3 बार गुना करेंगे तो ये 4 चौक 16, 16 चौक 64, मतलब 4 आ रहा है। और अगर 4 बार अगर हम उसको गुना करते हैं तो 6, मतलब 2 बार के बाद वो अपने वैल्यू को यूनिट डिजिट पे जो वैल्यू आ रहा है उसको रिपीट कर रहा है, तो 4 का साइक्लिसिटी हो गया 2, ठीक है। और इसी तरह से 9 है, 9 का भी साइक्लिसिटी 2 होता है। तो इसके यूनिट डिजिट निकालने के लिए क्या ट्रिक है, क्या फॉर्मूला है, अगर 4 पे ऑड नंबर पे पावर है तो वो 4 होगा, और 4 पे अगर इवन नंबर पे पावर है तो वो यूनिट डिजिट उसका 6 होगा। इसी तरह से 9 पे पावर अगर ऑड है तो वो 9 ही होंगे, और उस पे पावर अगर इवन है तो वो 1 होंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट को समझिए, आगे हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे। और कोई संख्या 2 3 7 8 इस पे पावर n है,
तो ये जो संख्याएं हैं इसकी साइक्लिसिटी 4 होते हैं, मतलब 4 बार के बाद ये अपना वैल्यू रिपीट करते हैं। जैसे कि 2 पे पावर 1 है, ठीक है, 2 पे पावर 1 है तो ये 2 हुआ, 2 पे पावर 2 है तो ये 4 हुआ, 2 पे पावर 3 है तो ये 8 हुआ, 2 पे पावर 4 है तो ये 16 आता है, मतलब 6 आता है, और 2 पे पावर 5 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, फिर से 2 ही आएगा यूनिट प्लेस पे, ठीक है। तो देखिए 4 बार के बाद ये वैल्यू जो है अपना रिपीट कर रहा है। इसी तरह से 3 भी वही करेगा, 7 भी वही करेगा ना, मतलब इसका साइक्लिसिटी 4 है। तो इस तरह के अगर किसी 2, 3, 7, 8 यूनिट डिजिट पे हो और उससे पावर हो, तो सबसे पहले उस पावर को हम लोग 4 से डिवाइड करके उसका जितना रिमाइंडर आ रहा है वो उस रूप में उसको व्यक्त करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए 3 पे पावर 41 है, ठीक है, तो 41 को 4 से डिवाइड करेंगे तो जितना रिमाइंडर आ रहा है उस पर उसको व्यक्त करेंगे। 1 आ रहा है, इसको देखते हैं, ये कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो यूनिट डिजिट लिखेंगे, 3 आ जाएगा। 37 49 होता है, 49 का यूनिट डिजिट 9 होता है। 8 का 512 होता है, 512 का यूनिट डिजिट 2 आ रहा है। तो ये कितना आ रहा है, 9 तिया 27, 27 का यूनिट डिजिट 7, 7 दूनी 14, यूनिट डिजिट 4 आएगा। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत, फिर से समझा देता हूँ इसको। जैसे कि यहाँ 3 लिख सकते हैं, 49 लिख सकते हैं, और जिसको लिख सकते हैं 512, 512। तो हम लोग पूरे नंबर को ना मल्टीप्लाई करके उसके यूनिट डिजिट को केवल मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा, फिर 27 का यूनिट डिजिट 7 है, 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो 14 आएगा, 14 में यूनिट डिजिट क्या आया, 4 आया, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 होगा। इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग हल करते हैं। जैसे कि ये है, ये इसका 7 पे पावर है, बाकी नंबर से हम लोग को कोई मतलब नहीं रहता है, यूनिट डिजिट को देखना है। तो 7 पे पावर 245 है, तो इसको 4 से अगर भाग देंगे तो हमारे पास शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। इसी तरह से 1 पे कितना भी पावर रहे वो 1 ही आएगा, तो ये इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। इसका ज्ञात करते हैं। 122 2 है, 2 का साइक्लिसिटी 4 है, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे और हम लोग इसका रिमाइंडर को फाइंड करेंगे, तो 2 पे पावर 1 आ रहा है, ठीक है। एक रिमाइंडर बच रहा है, तो ये यूनिट डिजिट कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। इस तरह से तीसरा को हम लोग देखते हैं। 57, तो ये कितना आ रहा है, देखिए ये 7 है, साइक्लिसिटी 1 है, 7 पे पावर 1 आ रहा है, -1, मतलब 6 आएगा यूनिट डिजिट। चार नंबर में क्या करना है वो देख लो, मल्टीप्लाई करना है। 7 पचे 35, यूनिट डिजिट कितना आया, 5, 5 8 40, यूनिट डिजिट कितना आया, 0, 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आएगा, यूनिट डिजिट कितना आएगा, 0 आएगा। इसको देखते हैं 5 नंबर्स को। 9 टू द पावर 148, ठीक है। तो 9 पे इवन पावर है तो यूनिट डिजिट कितना आता है, 9 आता है, ठीक है। और 3 टू द पावर 43 है, ठीक है। तो 7 पे पावर 3 पे पावर 3 आ गया, तो ये कितना यूनिट डिजिट आएगा, 3 तिहाई 9 तिया 27, 7 आ गया। सॉरी, ये यहाँ 1 आ गया, क्योंकि ये इवन पावर होने पे 1 आता है, तो ये 1 आएगा, 1 -7, तो ये -6 आ रहा है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है, यूनिट डिजिट पे माइनस कभी नहीं आएगा। तो ये ऐसा अगर क्वेश्चंस कभी भी आता है तो हम लोग जिसमें घटा रहे हैं उसमें एक कैरी कर लेंगे, ठीक है। तो 11 - 7 ये 4 आएगा, तो ये स्पेशल केस है, इसको अभी हमेशा दिमाग में रखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी एक्सेप्शनल क्वेश्चंस को भी पूछता है, ठीक है। एक्सेप्शनल केस, स्पेशल केसेस को भी पूछता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जिसमें अगर माइनस में आ रहा है आंसर, तो जिसमें हम लोग घटा रहे हैं उसमें एक कैरी करके उसके बाद फिर हम लोग आंसर को लिखेंगे, ठीक है दोस्तों।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट डिजिट में आप और भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें और इसको अच्छे से समझ के, क्योंकि यूनिट डिजिट से हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, सीरीज़ क्वेश्चंस होते हैं, वो सीरीज़ में होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर है 1 + 2 + 3 और ये बढ़ते जा रहा है n तक, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, सम इसका निकालने का फॉर्मूला आता है n × n+1/2। इस तरह से अगर स्क्वायर का सम हम लोग को निकालना हो तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n × n+1। फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चंस या फिर इसका एप्लीकेशन कहीं कहीं पूछ दिया जाता है, इसलिए ये सब फॉर्मूला को हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। क्यूब का सम जो है वो क्या होता है n × n+1/2। ठीक है, अगर मान लीजिए कि 1 से n तक समस्त सम संख्याओं का सम संख्या का योग हम लोग को क्या है, योग ज्ञात करना है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n × n+1 n+2/6। ठीक है, इस तरह से 1 से n समस्त विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो उसका भी ये फॉर्मूला आता है n × n+1 n+2/6। ठीक है, मान लीजिए कि कोई संख्या है 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस ... 18 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, तो स्क्वायर का सम निकालना है। इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं n × n+1 × n+2 वर्गों का योग, वर्गों का योग के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, ये भी वर्गों का योग के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये हो गया। अब डिवाइडेड बाय 6, इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा 1540। ठीक है, इसी तरह से, और सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर इक्वल टू n² होता है, और सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर इक्वल टू होता है n × n+1। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूला को हमेशा दिमाग में रखना है, ये बेसिक चीज़ है और इसको अप्लाई करके बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना सीखेंगे, बड़े बड़े संख्याओं का गुणनखंडों की संख्या निकालना सीखेंगे, और उसके बाद हम लोग जीएसएससी में जितने भी क्वेश्चंस नंबर सिस्टम से पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जितना भी फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट इस सेशन में मैंने आपको बताया है उसको अच्छे से रिवाइज करके आप उस पर क्वेश्चंस को करें। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। चलिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वाचिंग। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग।